मेरे पति को छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था और उनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक से वह किसी भी बात पर गुस्सा हो जाया करते थे और सारे घर का सामान फेंकने लगते थे। कई दफ़ा उन्हें मोहब्बत से समझाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन उन्हें किसी भी सूरत समझ में नहीं आता था। वह ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते थे। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और इस 1 साल में उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह गुस्से में हर हद को पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे पति ने मुझसे हर तरीके का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हुआ वह मेरे कदमों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं और करण एक मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते करण को देखा करती और मुझे करण से मोहब्बत हो गई थी। जब करण ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि करण का गुस्सा सारे जहान में मशहूर था। करण हमेशा गुस्से में अपना आपा खो बैठते थे। गुस्से में आकर मोहल्ले में मारपीट या लड़ाई झगड़ा उनके लिए आम बात थी। और जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे घर वाले किसी भी सूरत में मेरी शादी करण के साथ नहीं करेंगे, तो मैंने चुपके चुपके करण से मिलना शुरू कर दिया। मुलाकातों में करण ने मुझे ये यकीन दिलाया कि वे कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी वजह से मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब करण मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से चूमते तो मैं असहज महसूस करती, और करण ने मुझे इतना बेताब कर दिया कि मेरे लिए और कोई रास्ता था नहीं कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर करण से शादी करूं। मैं किसी भी तरह अपना और करण का मिलन चाहती थी। चुपके चुपके मिलने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बातों का ऐसा तूफ़ान पैदा कर दिया जिसे रोकना क्या बर्दाश्त करना मेरे बस में ना था। कभी कभी हम दोनों अपनी हद से बाहर निकल जाते और सब कुछ भूल कर मैं करण की हो जाती। मिलने के लिए अपने दोस्त का एक घर ले रखा था जहां उनका दोस्त अकेला रहता। मैं और करण वहीं मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्द ही मेरी मुलाकात के लम्हे ख़त्म हो जाते। कभी कभी करण कहता, अब और बर्दाश्त नहीं करना, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं कोई भी गलत कदम उठा लूँगा। मैं करण की इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत समझती रही और मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि ये जुनून उसकी फितरत का हिस्सा है। मैं उनकी मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासिर हुई कि मैंने घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में उसके साथ भागकर शादी कर ली और हम दोनों ये मोहल्ला छोड़कर दूर चले आए। और करण के घर में उसकी बूढ़ी माँ और भांजा ही रह गया था, क्योंकि उनकी बहन और बहनों का बहुत पहले डेथ हो गई थी। फिर कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि उनकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो करण अपने भांजे को हमारे घर ले आए। जब मैं अपना घर छोड़कर करण के साथ फरार हुई तो हमारे बहुत सपने थे और इस शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे। हमने एक किराए पर घर ले लिया था। करण की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। करण मुझसे 12 साल बड़े थे और शादी के वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। उनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी की शादी उनके साथ नहीं करना चाहता था, और जब मैं उनके साथ हो तो उन्होंने जज्बात में आकर बहुत सारा समय मेरे साथ गुजारा और मुझे लेकर फरार हो गए। शादी को लेकर उनके अंदर बहुत जुनून हो गया। जब वह मुझसे 2 घंटे मोहब्बत देने के बावजूद पीछे ना हटे और उनकी प्यास ना बुझी तो मैं थक चुकी थी। इसलिए मैंने करण से कहा कि अब मैं थक चुकी हूँ और सोना चाहती हूँ, लेकिन वह सपनों में डूबे हुए थे। जब हम सोने के लिए गए तो करण मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और पूरी रात उसकी ज़बरदस्ती को हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हम उसे तब भी उसकी मोहब्बत समझ रहे थे। करण ने मुझसे जो गुस्सा करने की बातें कही थी महज वह सब एक इत्तिफाक था। वक्त के साथ उनका गुस्सा भी वापस आ गया
और वह मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करते, कभी कभी तो मारपीट पर भी उतर आते। मैं ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता ना था। लेकिन जिस दिन करण मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इस कदर करते कि मैं उनकी तमाम पुरानी बातों और जुल्मों को भूल जाती और एक दफ़ा फिर उनकी मोहब्बत में दीवानी हो जाती। ज़िंदगी इसी तरह चलती रही, लेकिन जब हमें पता चला कि करण की मां का इंतकाल हो गया है और करण का यतीम भांजा अकेला रह गया है, करण खुद जाकर अपनी भांजी सोनू को हमारे घर ले आए। इस वक्त एक छोटा बच्चा था, महज 12 साल का था, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। इसलिए मैंने उसे देखते ही फ़ौरन अपने सीने से लगा लिया और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती और उसके साथ साथ रहती। सोनू को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी मैंने ले ली थी क्योंकि मेरे पास घर के थोड़े बहुत कुछ ही काम हुआ करते थे और बाकी फ्री टाइम रहती। सोनू के घर आने से मेरे दिल लग गया था और मुझे करण के गुस्से से भी निजात मिलने लगी थी क्योंकि सोनू की मौजूदगी में करण मुझसे मारपीट ना करते। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना अभी भी उनकी आदत थी। सोनू भी बचपन से ही करण के इस रवैये से वाकिफ़ थे, इसलिए ये बात उसके लिए नई नहीं थी। अक्सर करण की ना मौजूदगी में वह करण को मजाक मजाक में बुरा भला कह देता और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती। वह मुझे एकदम, दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरीके का रवैया रखते हैं जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुरा कर सोनू की बात को टाल देती, लेकिन सच तो ये था कि मुझसे भी अब करण का सलीका बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत के जो हसीन सपने सजाए मैं करण के साथ आई थी, करण ने एक एक करके उनके तमाम सपनों को तोड़ दिया था। कई दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इतना हिम्मत ना हो सकी कि दोबारा अपने माँ बाप का सामना करूं। एक दिन करण बहुत गुस्से में ऑफिस से घर लौटा और इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो गई थी क्योंकि आज सुबह से ही घर में गैस ख़त्म थी। करण मेरी बात सुने बगैर ही गुस्से में घर का सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया और जब मैं उन्हें रोकने की कोशिश की और बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी तो उन्होंने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे तलाक दे दिया। मैं अपनी जगह हक्का बक्का रह गई और करण को इस बात का अंदाज़ा ना हुआ कि वो मुझ पर किस तरह का कहर ढा गए। हमेशा की तरह थोड़ी ही देर में उनका गुस्सा शांत हो गया कि उन्होंने एहसास हुआ कि हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर गए। वह मेरे कदमों में बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने यही कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा वह गुस्से में कहा और इसका कोई मतलब ना था। मैं उसकी बात किसी भी सूरत नहीं मान सकती थी। मेरी नज़दीक अब तलाक हो चुकी थी। जब करण ने देखा कि मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं हूँ तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और कहने लगे कि मैं इस घर में रहकर अपनी इज्जत के दिन गुजार लूँ और फिर सोनू से शादी करके दोबारा उससे शादी कर लूँ। करण की बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि वे अपनी मतलब की खातिर अपने 13 साल के भांजे से मेरी शादी कराना चाहते हैं। करण ने कहा यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए से हम दोनों एक हो सकते हैं। मेरे पास करण की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ना था, इसलिए मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी करने लगी। फ़िलहाल हमने ये बात सोनू से छुपा ली थी। मैं रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वहीं गुजारती। दिन भर तो करण घर पर मौजूद ना होते थे। शुरू में सोनू तो बहुत हैरान हुआ कि मैं उसको रूम में क्यों सोने लगी, लेकिन फिर मैंने ये बात कहकर ख़त्म कर दी कि उसके मामू मुझसे नाराज़ हैं और वह मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत जल्दी से पर लगा कर उड़ रहे थे। करण से मेरी जुदाई बर्दाश्त ना हो रही थी। कई दफ़ा वह मुझसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने हर दफ़ा उनसे मुंह फेर लेती थी। इस वक्त वह एक गैर मर्द के सिवा कुछ और ना थे। सोनू ने भी इंटरनेट के ज़रिए कोई नौकरी ढूंढ ली थी
और वह पढ़ाई के साथ साथ ही खाली वक्त में इंटरनेट में मशरूफ़ रहता। मैं जब भी उसे कहती कि इस वक्त काम करने की क्या ज़रूरत आ गई, तो मुस्कुरा कर कहता कि वह हमेशा मेरा और मामू के सहारे पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और वह जल्द ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे सोनू को देखकर बहुत ही खुशी महसूस होती। वह एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। उस दिन सोनू को बिठाकर करण ने मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोनू परेशान हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि करण ने उसे तलाक दे दिया, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि मैं इतने अरसे से स्टोर रूम में क्यों गुजार रही हूँ। और जब करण ने सोनू से ये बताया कि उससे वह क्या चाहता है, तो सोनू हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से शादी कर लूँ। करण ने कहा, शादी करने का एक ही रास्ता है कि तुम एनम को एक रात के लिए शादी कर लो, फिर तुम भले ही उसे अगले दिन छोड़ देना। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को भी मालूम ना होगी और हमारा भरम रह जाएगा, और फिर एक बार एनम ने हमारी शादी हो जाएगी। सोनू ने एक नज़र मुझ पर डाली, जो इन दोनों के बीच हो रही थी बातों के दरमियान खामोश आंसू बहा रही थी। सोनू को मालूम था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं और मैं एक बेसहारा औरत हूँ। अगर सोनू इस शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो मैं दर दर भटकती रहूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सोनू ने हाँ कर दी और करण ने बुलाकर एक मौलवी को चुपचाप मेरी शादी करा दी। जिस तरह मेरे और करण की तलाक की खबर किसी को ना थी, उसी तरह मेरे और सोनू की शादी की भी खबर किसी को ना थी। यूँ भी हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मेरे और सोनू की शादी हो जाने के बाद करण ये कहकर घर से चले गए कि वह सुबह में घर और उनके आने से पहले सोनू उन्हें तलाक दे देगा। मैं थकी हारी स्टोर रूम में बैठी थी जब सोनू मेरे पास चला आया और कहने लगा कि आप चलकर हमारे कमरे में आराम कर लें। पहले तो मैं सोनू को मना करती रही, लेकिन जब वह ना माना तो मैं उसके साथ इस कमरे में चली आई और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब मुझे सोए हुए भी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मेरे ऊपर किसी के हाथ का एहसास हुआ। यकीनन वह सोनू ही था। जब मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा तो मेरे पास ही सोया हुआ था। अक्सर मैं और सोनू एक साथ लेट कर बातें करते थे, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी थी। लेकिन आज हम दोनों का रिश्ता बदल चुका था, इसलिए मैं और उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेटकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। सोनू धीरे धीरे मेरे जिस्म पर उंगलियां चलाने लगा और मैं उठ खड़ी हुई, लेकिन सोनू ने दोबारा मुझे अपने बराबर में लिटा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब हो गया। उसकी गर्म गर्म सांसें मुझे महसूस हो रही थी और मेरी सांसें रुकने लगी। सोनू धीरे धीरे मेरे कान में कुछ कह रहा था। कहने लगा, आप क्या चाहती हैं? इस वक्त सोनू मुझे एक 13 साल का बच्चा नहीं, पूरा मर्द लग रहा था। सोनू की हाइट बहुत अच्छी थी और माँ बाप की गैर मौजूदगी ने उसे वक्त से पहले ही जिम्मेदार और अच्छा बना दिया था। सोनू के सवाल पर मैंने उसकी आंखों में देखा तो वह कहने लगा, आप क्या चाहती हैं कि मैं सुबह उठकर आपको तलाक दे दूं? ना जाने क्यों सोनू की बातों पर मेरी आंखें भीगने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सोनू ने मुझे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे मेरी दोनों आंखों को चूमने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे और मैं अपना आपा खोती जा रही थी। मेरे और सोनू के बीच आहिस्ता आहिस्ता दूरियां मिटती चली गई और मैं उसके साथ ताल्लुक़ कायम कर बैठी। मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक 13 साल के बच्चे के साथ। सोनू बच्चा नहीं था, वह पूरा जवान हो चुका था, जिसने मेरे जज्बात को ऐसी खुशी पहुंचाई थी जो कभी करण ने भी ना दी सकी। करण मुझसे शायद बहुत बड़े थे, इसलिए वैसा नहीं हो पाया जैसा सोनू के साथ अच्छा लगा। जैसे आज की रात सोनू के साथ हुई। सुबह होते ही मैं सोनू से नजरें चुराती हुई उससे बचकर निकलने लगी। सोनू मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगा, उसने मेरे हाथ को छोड़ने के लिए नहीं थामा, बल्कि वह जिंदगी भर मेरा साथ निभाना चाहता है। सोनू की बात ने मुझे चौंका कर रख दिया। वह कह रहा था कि करण की तरह वह खुदगर्ज नहीं है और मेरे जज्बात का मजाक नहीं बनाना चाहता।
सोनू कह रहा था कि जिस तरह से करण ने गुस्से में उसे तलाक दिया है, वह दोबारा भी यही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अपने गुस्से पर काबू नहीं है। दरअसल वे एक दिमागी मरीज है। सोनू कह रहा था वह मेरे साथ पाकर बहुत खुश है और उसमें हर तरह से बहुत अच्छी लगती हूँ, इसलिए वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता। अपनी बात पूरी करके वह मेरी आंखों में झांकने लगा। उसे मेरे जवाब का इंतज़ार था। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, करण वापस घर लौट आया और आते ही हम दोनों को एक साथ देखकर पहले सवाल यही किया कि सोनू ने मुझे तलाक दे दी है क्या। मैं करण की तरफ एक सख्त निगाह डाली और करण से कहा कि मैं सोनू से तलाक नहीं ले सकती। मैं और सोनू पूरी ज़िंदगी साथ गुजारना चाहते हैं और हम दोनों ने कल रात एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया है और अब हम एक साथ दोनों बहुत खुश हैं। मेरी बात सुनकर करण सोनू की तरफ बढ़े। इससे पहले वो सोनू को मारते, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं पुलिस में उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। सोनू के साथ ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था। भले ही वह 13 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा अब पति था। मेरे करण को आईना दिखा दिया और सोनू के साथ उस घर को छोड़ दिया। करण ने हम दोनों को बहुत बुरा भला कहा और बहुत हंगामा किया। वह मुझसे हमारी मोहब्बत याद दिलाने लगा, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात ना थे। हम दोनों वहाँ से निकल गए थे। करण वहाँ अकेले रह गए थे और कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि करण ने किसी का कर दिया है।